अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशर चौधरी और आप देख रहे हैं MCAS Mass Solution. MCAS Mass Solution is a domain of chemistry. Here, our training program will clear your concepts from beginners to expert level. It means MCAS Mass Solution का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है. चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक. अब बात करते हैं पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं. पोल्यूटेंट्स आर द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट व्हिच अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. मतलब कि पोल्यूटेंट्स ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस अनासिर को कहते हैं कि जो इन्वायरमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा होता है. वो सब्सटेंसेस ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं और सम केमिकल्स भी हो सकते हैं. मतलब कि हम दूसरे लफ्जों में बहुत सादा अल्फाजों में बात कर लेते हैं कि वो तमाम अनासिर, वो तमाम सब्सटेंसेस जो इन्वायरमेंट में पाए जा रहे होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, उन्हें पोल्यूटेंट्स कहते हैं. It is an exclusive addition of unwanted, undesired, harmful substances into the environment. मतलब कि ये बहुत बड़ा लेवल है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही ज्यादा अनवांटेड, अनडिजायरेबल, हार्मफुल सब्सटेंसेस, बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाले अनासर पाए जाते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं होती है, जिनकी ख्वाहिश भी नहीं होती, लेकिन वो एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे एग्जिस्ट कर रही होती है. Continuously the changing in the natural quality of the life adversely and causing the damage to human beings, plants and animals life. मतलब कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदल रहा है, नेचुरल क्वालिटीज बदल रही हैं, तो लाइफ भी बहुत सारी मुश्किल हो रही है. बहुत ज्यादा लेवल पे, बहुत ह्यूज लेवल पे बात कर लेते हैं. ह्यूमन लाइफ और प्लांट लाइफ, एटलीस्ट पूरी एनिमल लाइफ को ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं. अब बात करते हैं फैक्टर्स दैट डिटरमाइनिंग द सेवेरिटी ऑफ पोल्यूटेंट्स. मतलब अब उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि जो पोल्यूटेंट्स की सेवेरिटी को डिटरमाइन करते हैं कि किस हद तक पोल्यूटेंट्स कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं. उन फैक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं. सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास केमिकल नेचर ऑफ पोल्यूटेंट. मतलब कि जो भी पोल्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में, उनकी केमिकल नेचर क्या है. नेक्स्ट हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स. मतलब कि वो हार्मफुल सब्सटेंसेस कितनी वैल्यू पे, कितनी कंसंट्रेशन में पाए जा रहे हैं, हम उस वैल्यू पे भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट किस हद तक स्पॉइल हो चुका है. नेक्स्ट नंबर 3 पे है हमारे पास मोस्ट मेजर एफिशिएंट थिंग, परसिस्टेंसी, कि कितने तसलसल में वो काम कर रहा है, वो पोल्यूटेंट्स कब से, कितने ड्यूरेशन से, कितने इंटरवल से वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है और कैसे वो उस चीज को स्पॉइल कर रहा है. नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स. मतलब कि पोल्यूटेंट्स कितनी तरह के होते हैं. हमने पोल्यूटेंट्स को डिफाइन कर लिया कि द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट व्हिच अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. मतलब कि वो अनासिर जो डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनवायरनमेंट के अफेक्ट कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं. अब वो कितनी तरह के होते हैं, टाइप कितनी है उनकी. देयर आर 2 मेजर टाइप ऑफ द पोल्यूटेंट्स. नंबर 1 प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, नंबर 2 सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. अब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, उन्हें हम वन बाय वन बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स में प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं. द वेस्ट और एग्जॉस्टेड प्रोडक्ट ड्राइवन आउट बिकॉज ऑफ द कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक मटेरियल्स. ठीक है, हम बात कर सकते हैं कि वो तमाम सब्सटेंसेस या बाय प्रोडक्ट कह लेते हैं जो हासिल होते हैं आफ्टर द रिजल्ट ऑफ कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स या ऑर्गेनिक मैटर. हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, देखें हम फ्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कोल को इस्तेमाल, पेट्रोलियम इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल गैस, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं. ऑर्गेनिक मैटर की बात करें, हम लकड़ी को जला रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह कई सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे, जो कि जन्म दे रहे होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. इसकी एग्जांपल में बात कर लेते हैं. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में हमारे पास सबसे पहले है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओवरऑल द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एज द ऑक्साइड ऑफ कार्बन. ये हमारे पास बेसिक कैटेगरी है प्राइमरी पोल्यूटेंट की. नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं. और उसके बाद हमारे पास है मीथेन, CH4.
और उसके बाद हमारे पास आ जाता है अमोनिया NH3 और उसके बाद हम कह सकते हैं कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की, या हम कह सकते हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट्स की जो कि कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल के रिजल्ट में निकलते हैं या फिर कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से हम हासिल हो रहे होते हैं अनडिजायरेबल अनवांटेड सब्सटेंसेस दैट इफेक्ट द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। Secondary pollutants are those pollutants which are produced by the reaction of various primary pollutants। मतलब कि हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होने, देखें नाम से जाहिर हो रहा है ना, सेकेंडरी वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के मिक्सचर से, रिएक्शन से बनते हैं। मतलब कि दो अलग अलग क्वालिटी, दो अलग अलग कैटेगरीज हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की। जब वो रिएक्ट करती हैं आपस में तो उसके रिजल्ट में जो एक बड़ी लेवल की एक बहुत ही डेंजरस सी सब्सटेंसेस हमारे पास आ जाती हैं, उन्हें हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि सल्फर के ऑक्साइड और वाटर के मिलने से बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कार्बोनिक एसिड है जो कि कार्बन के ऑक्साइड और वाटर के मिलने से बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नाइट्रिक एसिड जो कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाटर के मिलने से बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओजोन, ठीक है, जो ऑक्सीजन से बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड, मतलब कि हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास PNA मतलब के पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये हमारे पास आ गई कुछ एग्जांपल सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की। जैसे कि हम ओवरऑल बात कर चुके हैं कि जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसके रिजल्ट में वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को जन्म दे रहे होते हैं। अब हम बहुत सी डिटेल में बात करते हैं सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात करें, क्योंकि हम इन दोनों को सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड की बात तो यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन को हम पहले टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स में डिस्कस कर चुके हैं कि दे आर द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आर जनरेटेड आफ्टर द रिजल्ट ऑफ कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देखिए हमें पता है फॉसिल फ्यूल्स में सबसे मेजर कंपोनेंट जो होता है वो मीथेन का पाया जा रहा है। अब मीथेन में कार्बन कंटेंट पाया जा रहा है। अब कार्बन जब जल रहा होगा कंबस्शन के प्रोसेस में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम पोल्यूटेंट्स में बात कर रहे हैं क्योंकि वो बाई प्रोडक्ट है आफ्टर द रिजल्ट ऑफ कंबस्शन। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन यहाँ पे एज अ पोल्यूटेंट डील किया जा रहा है एज एन ऑक्साइड ऑफ कार्बन। सो हम यहाँ पे देखते हैं सोर्सेज ऑफ द ऑक्साइड ऑफ कार्बन। तो अब सोर्सेज में बात कर लेते हैं। Both of these gases are emitted due to the volcanic eruption or decomposition of the organic matter naturally। मतलब कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, दोनों जो गैसेस हैं ये इलिमिनेट हो रही होती हैं, ये रिलीज हो रही होती हैं ड्यू टू द वोल्केनिक eruption। देखें जब लावे फूट रहे होते हैं, यहाँ वोल्केनो जो ब्लास्ट करता है तो उसके बाद में काफी सारा लिक्विड तो निकल रहा होता है, लेकिन उसके अंदर से एक गैसेस भी कुछ निकल रही होती हैं जिनमें से हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है। ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और दूसरी पहलू में बात करें डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर की बात कर ले, एटलीस्ट सेब जैसे, जब उसकी डिकम्पोजिशन हो रही हो उसमें से भी ये कंटेंट निकल रहा होता है। जैसे फ्रूट्स स्पॉइल कर रहे हो उसकी डिकम्पोजिशन हो रही होती है, उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के एलिमेंट्स निकल रहे होते हैं। हाउएवर द मेजर सोर्स ऑफ एमिशन ऑफ दीज गैसेज इज कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसके अलावा भी, एटलीस्ट हमने पहले बात कर ली कि नेचुरल सोर्सेज तो ये है ना कि वोल्केनिक eruption होती है या फिर बात करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, लेकिन इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि हमने कहा है कि ये जो गैसेज हैं इनका बहुत बड़ा जखीरा, मेजर सोर्स ऑफ एमिशन ऑफ दीज गैसेज इज कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के जलने के बाद भी ये गैसेज हमें मिल रही होती हैं। कैसे? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब में मीथेन एक्ट कर रहा होता है एज मेजर कंपोनेंट, जिसमें कई किस्म के हाइड्रोकार्बन्स भी पाए जा रहे होते हैं, इथीन पाए जा रहा होता है, इथाइन पाए जा रहा होता है। सो हम कह सकते हैं काफी सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स के ब्रेकेज से या उसके कंबस्शन के प्रोसेस के बाद जो हमारे पास मेजर कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं उनमें से वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है। सो दे आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एमिशन ऑफ दीज गैसेज। नेक्स्ट देखते हैं, फॉसिल फ्यूल इज बर्न्ड इन द कंबस्शन इंजन ऑफ एनी टाइप ऑफ द ऑटोमोबाइल, केलन ऑफ द एनी इंडस्ट्री और ओपन एयर फायर इमिट्स कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जिसमें हमने पेट्रोलियम को भी डिस्कस किया है या पेट्रोलियम की किसी और कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो उसमें हाइड्रोकार्बन्स पाए जा रहे हैं, वो बर्न कर रहे होते हैं इन द कंबस्शन इंजन। मतलब कि ऑटोमोबाइल्स के इंजन में वो जल रहे होते हैं और उसके रिजल्ट में भी वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर
रहे होते हैं, या दूसरे लफ्जों में बात कर लेते हैं ब्रेक्स बना रहे होते हैं, तो उसमें भी ये गैसेज रिलीज हो रही होती हैं। या फिर हम कह लें किसी खुली जगह पे हम आग जलाते हैं तो उस रिजल्ट में भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेस्ट फायर और बर्निंग ऑफ द वुड आल्सो इमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। देखें, जब जंगलों में आग लग जाती है या फिर हम कहते हैं लकड़ी को जलाया जाता है तो उसके रिजल्ट में भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा होता है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं स्पेशली व्हेन सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन इज लिमिटेड एमिशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इज डोमिनेट। मतलब कि स्पेशली अगर बात करें केस में कि अगर तो हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी है, हमारे पास ऑक्सीजन एयर बहुत अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होती है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं कि कोई ऐसा एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, एक स्पेसिफिक कंडीशन जनरेट करते हैं जहां पे हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, फॉर एग्जांपल जलने का प्रोसेस हो रहा है एक बंद रूम में, या फिर हम लैब में बात कर लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने बहुत ही लिमिटेड सप्लाई प्रोवाइड किया ऑक्सीजन की, तो उसके रिजल्ट में जो मेजर डोमिनेट कंपोनेंट होगा इमिशन ऑफ गैसेज ऑफ कार्बन में, तो हम बात करेंगे उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट हो रहा होगा। तो ये थे कुछ ऑक्साइड ऑफ कार्बन, जिसमें हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा इलेबोरेट कर लिया कि कौन कौन से बेसिक सोर्सेज हो सकते हैं जिनसे हम कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वायरमेंट को स्पॉइल करने के लिए जनरेट हो रही होती है। सबसे पहले हमने नेचुरल वेज में बात कर ली कि वोल्केनिक इरप्शन होगी, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स हो गया। उसके बाद हमने बात कर ली कि कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की, उसके रिजल्ट में भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड हासिल हो रहे होते हैं इन्वायरमेंट के जरिए। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे पास कंबस्शन ऑफ इंजन फ्यूल, मतलब के जो ऑटोमोबाइल्स के इंजन है उनमें जो फ्यूल बर्न हो रहा होता है उसमें भी हमारे पास ये एज अ बाय प्रोडक्ट आ रही होती हैं। और उसके अलावा हमारे पास कैलन ऑफ एन इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में जो भट्टे लगी होती हैं या उसमें ईंटें पकाने वाला भट्टा केलन होती है, उससे भी जो गैसेज रिमूव हो रही होती है उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जा रहा होता है। और उसके अलावा जब जंगलात में आग लग रही होती है, लकड़ियां जलाई जा रही होती हैं, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही होती है। और उसके अलावा बात कर लेते हैं जब ऐसी कंडीशन होती है कि हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती है, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड कंपोनेंट है वो डोमिनेट कर जाता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू बढ़ जाती है, वो ज्यादा वैल्यू में रिलीज हो रही होती है। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब देखें, अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, क्योंकि ये एक्ट कर रही होती हैं एज अ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होती हैं जो डिफरेंट रिएक्शंस में एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रही होती हैं। और हमने उनके बाद सोर्सेज को डिस्कस कर लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के सोर्सेज कौन कौन से होती हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या रोल प्ले कर रही है। तो बात करते हैं, इट इज अ वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर बाय ट्रैपिंग ऑफ द लॉन्ग वेव रेडिएशन being radiated to space। मतलब कि हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्पेस में से जो सूरज की रोशनी आ रही, रेडिएशंस आ रही है, वेव्स आ रही हैं, वो हमारी जब इन्वायरमेंट में आती हैं तो इन्वायरमेंट कैसे उसे कैप्चर कर लेता है और कैसे वो माहौल जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो कैसे उसे इंक्रीज कर देता है, वार्म अप कर देता है। अब उस पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कहा है, इट इज अ वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर बाय ट्रैपिंग ऑफ द लॉन्ग वेव रेडिएशन बीइंग रेडिएटेड टू स्पेस। मतलब कि जो रेडिएशन स्पेस से आ रही होती हैं उन्हें कैसे इन्वायरमेंट ट्रैप करता है और एटमॉस्फेयर को वार्म अप कर देता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गैसेज फॉर दिस इफेक्ट आर वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गैसेज होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? यही तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है कि रेडिएशंस को कैप्चर कर लेना, ट्रैप कर लेना और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा देना। इसी चीज को तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेज की कि कौन कौन सी वो कंपोनेंट है जो ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती हैं, मतलब कि वो कौन से कंपोनेंट हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गैसेज जो हैं वो वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे हमने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में बात की थी, उसमें हमने इन दोनों कंपोनेंट्स को, वाटर वेपर्स को और कार्बन डाइऑक्साइड के रोल को देखा था। वहां पे हमने स्टडी भी किया था कि ये जब सूरज से इंफ्रारेड रेडिएशन आ रही होती हैं तो वो जमीन से टकराने के बाद जब वापस स्पेस की तरफ मूव करती हैं तो वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड उसे कैप्चर कर लेते हैं, उसे ट्रैप कर लेते हैं और उसे वापस नहीं जाने देते। उसके रिजल्ट में वो एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट को वार्म अप करते हैं। तो इसका पॉजिटिव एंड था।
लेकिन यहाँ पे नेगेटिव एंड भी है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो जो टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, वार्मिंग ऑफ द टेम्परेचर, उससे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कह रहे हैं। अब पूरे मैकेनिज्म को हम वन बाय वन एनालाइज करेंगे। देखिए मैकेनिज्म ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अ लेयर अराउंड द अर्थ लाइक एन एनवेलप। देखिए हमने एटमॉस्फेयर की बात की थी। एटमॉस्फेयर इज अ लेयर, इज एन एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेज अराउंड द अर्थ। सो उन गैसेज में हमारे पास एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अराउंड एक एनवेलप की फॉर्म बना लेती है, एक लेयर होती है कार्बन डाइऑक्साइड की जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता हुआ एक एनवेलप बना लेती है। इट अलाउ द हीट रेज ऑफ द सन टू पास थ्रू इट एंड रीच टू द अर्थ। ये इंफ्रारेड रेडिएशन या हम किसी भी तरह की रेज की बात कर लेते हैं, ये उन्हें ये इजाजत तो दे रहा है कि वो सूरज से जमीन तक आ सकें। जैसे ओजोन है, ओजोन यूवी लाइट्स को, रेडिएशन को गुजरने नहीं देता, इसमें ही रोक के डिफ्लेक्ट कर देता है, और बाकी जो हेल्थी रेडिएशन होती हैं उन्हें जमीन तक पहुंचने देता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उन्हें गुजरने देता है, उन्हें सूरज से आने वाली रेडिएशन को जमीन तक पहुंचने देता है। These rays are reflected from the earth's surface and goes back to the upper atmosphere। ये रेज जो होती हैं ये जमीन की सतह से टकराती हैं और रिफ्लेक्ट कर जाती हैं और दोबारा फिर स्पेस की तरफ मूव कर रही होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक अ ग्लास वॉल ऑफ द ग्रीन हाउस। मतलब कि अब जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर फंक्शन वो अब स्टार्ट हो रहा है कि ये क्या करता है, ये ग्रीन हाउस या ग्लास की एक वॉल बना लेता है। अब वो इस वॉल से वो क्या करने की कोशिश कर रहा होता है, सो इट अलो यूवी रेडिएशन टू पास थ्रू इट। मतलब कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इजाजत देता है कि वो इनमें से गुजर जाए, इस ग्लास की लेयर में, इस ग्रीन हाउस वॉल में से गुजर जाए। बट इट डजंट अलो इंफ्रारेड रेडिएशन टू पास थ्रू इट। मतलब कि ये इंफ्रारेड रेडिएशन मतलब IR रेज को पास होने की इजाजत ही नहीं देता है, गुजरने ही नहीं देता। ये इंफ्रारेड रेडिएशन को कैप्चर कर लेता है और जमीन पे रखता है। इट आल्सो ट्रैप्स सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय द अर्थ। मतलब कि जब वो रेडिएशन जो सूरज से आई है वो जमीन से टकराती है तो जमीन भी कुछ रेडिएशन को जनरेट कर रही होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये उस रेडिएशन को, मतलब कि जितनी भी क्वालिटीज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दोबारा जमीन से टकराने के बाद स्पेस में वापस जा रही होती है, ये उन्हें ट्रैप कर लेता है। इट हेल्प टू स्टॉप सरफेस फ्रॉम द कूलिंग डाउन इन नाइट। मतलब कि ये जो प्रोसेस है जिसमें जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म रहता है, वार्म अप रहता है, ये हेल्प कर रहा होता है ये जो रेडिएशन होती है ये उन्हें रोकने के बाद ये स्टॉप फॉर द कूलिंग डाउन इन नाइट। मतलब कि दिन के वक्त तो हमारे पास जो जमीन का एटमॉस्फेयर है वो काफी ज्यादा होता है क्योंकि सूरज की रोशनी आ रही होती है, वो रेज टकराती है और जमीन को गर्म कर देती हैं। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर एक ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस वॉल प्रोड्यूस करती है और वो वॉल इंफ्रारेड रेडिएशन को जमीन पे ही रोक लेती है, तो ये चीज जमीन के टेम्परेचर को रात के वक्त ठंडा होने से बचाती है, रोक लेती है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे रात को भी एक अजीब सा मौसम होता है, गर्मी होती है, तो वो इसी इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में पाई जा रही है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को रोक लेती है, जज़ब कर लेती है और जमीन के टेम्परेचर को मेंटेन करती है एक स्पेसिफिक लेवल पे। यहाँ तक तो हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छी है, मतलब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट कर रही है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है और वो हमारे फायदे के लिए ही है। ठीक है, जमीन के टेम्परेचर अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंफ्रारेड रेडिएशन को ना रोके तो वो वापस चली जाएगी स्पेस में और हीट दिन के टाइम तो जमीन तक रहेगी, जमीन का एनवायरनमेंट थोड़ा गर्म हो जाएगा, वार्म अप हो जाएगा। लेकिन रात को जब मौसम ठंडा हो जाएगा, सूरज की रोशनी नहीं होगी, रेडिएशन जमीन पे नहीं आ रही होगी, तो उसके बाद बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी और एटलीस्ट यहाँ तक टेम्परेचर 0 से भी डाउन हो जाएगा। तो उसके रिजल्ट में यहाँ पे तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। लेकिन अभी इस लेवल तक हमारे पास जो भी रोल प्ले कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड एज अ ग्रीन हाउस वॉल वो बहुत अच्छा है। लेकिन एज इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेयर, मतलब कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेयर की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, आल्सो एब्जॉर्ब मोर IR मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन एंड प्रिवेंट द हीट टू एस्केप फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। मतलब कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, ये क्या कर रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन को कैप्चर कर रहा है, ट्रैप कर रहा है और जमीन का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब देखें, एक लिमिट तक तो हर चीज अच्छी होती है, अब उस लिमिट से ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी और जितनी ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब होती जाएगी जमीन का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा और उससे कई किस्म के नुकसान
नुकसान होंगे वो हम बाद में रीड कर लेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो उससे कौन कौन से नुकसान होते हैं, पर इतना बता रहा हूँ कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो वो अच्छा नहीं होता। देखें, जब हम कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमने बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर में वो 0.03% होती है। इतनी कम कंसंट्रेशन के बाद भी वो इतना बड़ा रोल प्ले कर रही है एज अ लेयर ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। दैट्स व्हाई द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इंक्रीजेस ग्रेजुअली। यही वजह है कि जमीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता जा रहा है विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डे बाय डे एंड लेस हीट एनर्जी इज लॉस्ट फ्रॉम द सरफेस। यही वजह है कि जमीन का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के बढ़ने से, और जमीन पे ज्यादा से ज्यादा हीट जमा हो रही होती है, मतलब कि लेस हीट एनर्जी इज लॉस्ट फ्रॉम द सरफेस। जमीन से वापस जो इंफ्रारेड रेडिएशन जा रही है वो बहुत कम होती है, बाकी सारी तो यहीं पे रह जाती है। तो यही वजह है कि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये हमारे पास एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। बाकी तो निजाम बहुत अच्छा है कि अगर एक लिमिट तक कार्बन डाइऑक्साइड इंफ्रारेड रेडिएशन को रोकती है तो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे हमने दो चीजें स्टडी की हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। देखें, इट इज द इफेक्ट द वार्मिंग अप ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय ट्रैपिंग अ लॉन्ग वेव रेडिएशन बीइंग रेडिएटेड टू स्पेस। मतलब कि वो रेडिएशन जो स्पेस में वापस जा रही होती थी उन्हें ट्रैप करने के बाद जमीन का एटमॉस्फेयर जो है उसे वार्म अप कर दिया। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और एक लिमिट तक कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस वॉल जनरेट कर रही है और वो जो रेडिएशन को अपने अंदर कैप्चर कर रही है, ट्रैप कर रही है, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। क्योंकि अगर वो ऐसा ना करे तो जमीन का टेम्परेचर इतना ज्यादा डाउन हो जाए, इतना ज्यादा लो हो जाए कि वो जीरो से भी डाउन हो जाए और उसके बाद यहाँ पे लाइफ का एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन इस पे एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, वो दिन ब दिन बढ़ रही है। और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ रही है तो वैसे वैसे वो हीट अप भी ज्यादा कर रही है, वो एटमॉस्फेयर को भी ज्यादा वार्म अप कर रही है। क्योंकि हमने बात कर ली कि ये जो एटमॉस्फेयर में हीट को कैप्चर करने का प्रोसेस है, इसमें मेजर रोल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर वेपर्स का होता है। सो ये हमारे पास एक नेगेटिव पॉइंट था और एक पॉजिटिव पॉइंट था। ओवरऑल ये जितना भी प्रोसेस हमने डिस्कस किया है इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। मतलब दिस इज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ प्रोपोर्शनल ऑफ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। ओवरऑल अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक्सप्लेन करना चाहें तो हम सिंपल वर्डिंग में बात कर सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है, कितनी कंसंट्रेशन है एयर में, उससे हम प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, उससे हम मेजर कर सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होगा। एज ग्रेटर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर द हीट इज ट्रैप्ड एंड प्रोड्यूस अ वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस और इंक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। देखें, ग्लोबल मतलब पूरी एक अर्थ का जिक्र हो रहा है और वार्मिंग द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इसका जो रिजल्ट होता है, जो नेगेटिव पॉइंट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मतलब कि ग्रीन हाउस इफेक्ट वो प्रोसीजर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जो इन्फ्रारेड रेडिएशन है, मतलब कि वो रेज जो सूरज से जमीन तक आती हैं, जमीन से टकराने के बाद जब वो वापस जा रही होती हैं उन्हें ट्रैप कर लेता है। और वो जो ट्रैप एनर्जी होती है वो रात के वक्त जमीन का टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है, उसे तो कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और वो काम कर कौन रहा है? वो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर कर रही है जिसे हम ग्रीन हाउस वॉल कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो काम परफॉर्म कर रही है वो भी बढ़ जाता है, मतलब कि ज्यादा एनर्जी स्टोर होने लग जाएगी जमीन पे। इस एक पॉइंट को, जो कि नेगेटिव पॉइंट है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि पूरी जमीन का जो टेम्परेचर है वो वार्म अप इंक्रीज हो जाता है, उस प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज एन इंक्रीज इन एवरेज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। जमीन का टेम्परेचर बढ़ जाने का जो प्रोसीजर है उसे ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है ग्रीन हाउस इफेक्ट की। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में यहाँ से हम देख सकते हैं कि सूरज से काफी किस्म की रेडिएशन जमीन पर आ रही होती हैं।
जिनमें हमारे पास जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है ना, देखिए यहाँ दरमियान में हमें नजर आ रहा है बादलों के साथ साथ ब्लू कलर की एक लेयर, ठीक है, इसे हम ओजोन कह देते हैं। देखिए जैसे ही सूरज से आने वाली रेडिएशन ओजोन से टकराती है तो उसमें जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है वो ओजोन उसे डिफ्लेक्ट कर देती है, वापस भेज देती है स्पेस में। लेकिन कुछ जो हेल्थी कोई बेनिफिशियल रेज होती हैं उसे वो अलाउ करती है कि वो जमीन तक पहुंच सके। देखिए यहाँ पे ब्लू कलर की रेडिएशन नजर आ रही है, जैसे ही वो जमीन पे टकरा रही है, टकराने के बाद वो जमीन में डिफ्लेक्ट कर रही है और वापस जाने की कोशिश कर रही है टुवर्ड द स्पेस। अब कुछ ऐसी कंसंट्रेशन, कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं उस रेज में कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन कहलाती है। अब यहाँ पे हमारे पास ओजोन के नीचे एक दूसरी लेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर, जो कि एक्ट कर रही होती है एज अ ग्रीन हाउस वॉल। अब वो वॉल जब इंफ्रारेड रेडिएशन को कैप्चर कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, और उसके बाद वो दोबारा फिर उस रेज को जमीन की तरफ फेंक देती है, डिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो जमीन से बाहर नहीं जा पा रही होती और जमीन का टेम्परेचर मेंटेन करती है। देखिए एक लिहाज से ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, क्योंकि अगर ये जमीन पे ऐसी ग्रीन हाउस इफेक्ट का कंसेप्ट ना होता तो जमीन का टेम्परेचर 0 से भी डाउन हो जाता रात को, और सुबह का टाइम बहुत ज्यादा अप हो जाता है और लाइफ का कंसेप्ट ही एग्जिस्ट ना करता। लेकिन इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की एक स्पेसिफिक मेजर पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। देखिए दूसरी इमेज में हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एक स्पेसिफिक लेवल पे है, जैसे कि नेचुरल कंपोजिशन में हमने बात की थी एटमॉस्फेयर की, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जा रही है। यहाँ पे नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एक तरफ हमारे पास सूरज से रेडिएशन आ रही है, वो जोन से गुजरती है, वो नीचे जाती है, एटमॉस्फेयर से टकराती है, जमीन को वार्म अप करती है, और उसके बाद हमारे पास जो ग्रीन हाउस है उसे मेंटेन करता है और रेडिएशन को वहीं पे रोक लेता है और जमीन टेम्परेचर मेंटेन हो रहा होता है। तो हमारे पास ये थी लेस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट वर्क एट द स्पेसिफिक लिमिट। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन इनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ह्यूमन एक्टिविटीज ने क्या किया कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोड्यूस कर दी। मुख्तलिफ जैसे हमने बात की है सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, वोल्केनिक करप्शन होगी, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होगी, यहाँ फॉसिल फ्यूल की कंबस्शन होगी या इंजन फ्यूल की कंबस्शन होगी। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही होती है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज ने ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा दिया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ी तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो एनवायरनमेंट है जो ब्लू कलर का था वो रेड कलर का हो गया, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा जो एनर्जी है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, उसे ट्रैप कर लिया है और अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा हीट अप हो गया है। तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड एटसेट्रा सम अदर कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व इन हियर इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन मेजर जो कंपोनेंट है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जिम्मेदार है, ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार है, वो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही होती है। हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग को बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिया, इन्फोग्राफिकली भी समझ लिया। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में कौन कौन से इफेक्ट्स जनरेट हो रहे हैं, जो नेगेटिव पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस कर रही है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अबाउट 0.05 डिग्री फॉर एवरी ईयर। मतलब कि हर साल जो जमीन का टेम्परेचर है वो 0.05 डिग्री बढ़ रहा होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है वो इन्वायरमेंट में इकट्ठी होगी और एटमॉस्फेयर को हीट अप कर रही होगी, डे बाय डे वार्म अप कर रही होगी टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। सो नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज काजिंग द मेजर चेंज इन द वेदर पैटर्न। मतलब ये जो इफेक्ट है ये क्या कर रहा है, ये वेदर में बहुत बड़ा इफेक्ट जनरेट कर रहा है, बहुत बड़ा चेंज पैदा कर रहा है। एज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर अकरिंग मोर कॉमनली एंड इंस्टेंटली देन प्रीवियस। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है ये हमारे वेदर में बहुत ज्यादा चेंज पैदा कर रही होती है। एज इट मेल्ट द ग्लेशियर्स एंड स्नो कैप्स दैट आर इंक्रीजिंग द फ्लड रिस्क एंड ट्रॉपिकली साइक्लोन। मतलब कि जो हमारे पास बर्फीले इलाके हैं वहां पर ग्लेशियर्स होते हैं या स्नो कैप्स होते हैं, बहुत ज्यादा बर्फ के पहाड़ होते हैं। तो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही होगी वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, वो पिघलना शुरू हो जाएंगे, और जब बर्फ के पहाड़ पिघलेंगे तो अंडरस्टूड बात है कि बर्फ पिघल रही है तो वो पानी बना रही होगी, तो उसके रिजल्ट में फ्लड भी, सैलाब आना शुरू हो जाएंगे बहुत ज्यादा। जिस तरह हमने अभी फेस किया था कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सैलाब आए
हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि पूरा सिंध का जो काफी बड़ा एरिया था वो डूब गया है। तो यही वजह है कि इन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग की सूरत में बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इन अनदर केस हम बात कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के रिजल्ट में जब फ्लड आ रहे होंगे, देन द सी लेवल इज राइजिंग अप ड्यू टू विच द लो लेइंग एरियाज आर लेबल टू बी सबमर्ज्ड, टर्निंग प्रीवियसली पोल्यूटेड एरियाज नो लॉन्गर हैबिटेबल। मतलब कि ऐसे जो इलाके जहां पे एक बहुत ही ह्यूज लेवल की पॉपुलेशन रह रही होती है, बसेरा होता है, वो क्या होगा, वो पानी से भर जाएंगे क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो पानी क्या करेगा, उन जगहों को डुबो देगा और वो सारी जगह जो होगी वो बेकार हो जाएगी, वो रिहाइश के रहने के काबिल नहीं रहेगी। सो लाइफ का एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा वहां पे। नेक्स्ट बात करते हैं, बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज मेंटेन्ड इन नेचर। मतलब कि कुदरत कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करती है। देखें, हमने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में बात की कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.03% होती है एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 20 और 21 हम कह सकते हैं कि ये लेवल होता है ऑक्सीजन का। अब हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में, उसे मेंटेन कैसे करना है, नेचर उसे कैसे मेंटेन करती है, उसे एनालाइज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ एयर पोल्यूटेंट। मतलब हम सादे लफ्जों में बात करें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, हाँ अगर ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन हो तो ये एक्ट कर रही है एज एयर पोल्यूटेंट, लेकिन ये बेसिकली एयर पोल्यूटेंट नहीं है, रेदर इट इज एसेंशियल गैस फॉर द प्लांट्स। कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज्यादा अहम गैस है पौधों के लिए, जैसे कि हम कह सकते हैं ऑक्सीजन एनिमल्स के लिए अहम है। प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसके रिजल्ट ऑफ ग्लूकोज, उसके बाय प्रोडक्ट में हमारे पास ऑक्सीजन भी जनरेट कर रहे होते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होती है ये मिल के काम कर रही होती है नेचर। वाइल्ड एनिमल यूज ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और जबकि एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेते हैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस में। रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहते हैं जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा अंदर जाती है उसमें ऑक्सीजन होती है, और जब डाइजेशन के प्रोसेस तक ऑक्सीजन मालिक्यूल पहुंचते हैं तो जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो टूटते हैं और उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कह सकते हैं। एनर्जी के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही होती है, सो उसे रेस्पिरेशन कह रहे होते हैं। एनिमल्स ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं टू डाइजेस्ट देयर फूड। आफ्टर द रिजल्ट बाई प्रोडक्ट इज जनरेटेड एज द कार्बन डाइऑक्साइड, और दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड इन एनवायरमेंट, बाहर निकाल दी जाती है एनवायरमेंट में। इन दिस वे अ नेचुरल बैलेंस एग्जिस्ट बिटवीन दीज एसेंशियल गैसेज एज प्रेजेंटेड हियर। तो ये एक नेचुरल वे है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नेचर मेंटेन कर रही होती है इन दोनों की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन में बात कर लेते हैं कि हमारे पास इंफोग्राफिक स्ट्रक्चर है कि हमारे पास यहाँ पे C6H12O6 ग्लूकोज है, खुराक है। अब वो खुराक ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटती है। देखें, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन बॉडी में चली गई और वो खुराक हमारे अंदर होती है, मतलब हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे होती है। अब ऑक्सीजन उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचाई जाती है जिस्म के जरिए, और वो ऑक्सीजन उस खुराक को टूटने में मदद कर रही है, ब्रेकअप मदद कर रही है, जिसे हम रेस्पिरेशन बाय एनिमल कह सकते हैं। उसके रिजल्ट में हमारे पास एनर्जी तो बन गई, लेकिन उसके साथ दो बाय प्रोडक्ट बन गए। जैसे हम कह सकते हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, CO2 जमा H2O, ये दो बाई प्रोडक्ट बन गए। अब कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है फ्रॉम द एनिमल्स। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स ने जनरेट किया वो सांस के बाहर निकालने के साथ ही वो जिस्म से बाहर चली जाती है, वो एटमॉस्फेयर में चली गई। और नेक्स्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे इस्तेमाल करते हैं, और आफ्टर द रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो ग्लूकोज भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। सो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो साइकिल है वो ऐसे चल रहा होता है, और यही एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल वे है हाउ द नेचर मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ये बहुत बड़ा लॉजिक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सल्फर कंपाउंड। ठीक है, सल्फर के कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं और नेचर में वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं और उन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमने प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में डिस्कस किया था ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। मतलब कि हम कह सकते हैं सल्फर के जो कंपाउंड एनवायरनमेंट में पाए जा रहे होते हैं वो एक्ट कर रहे होते हैं एज अ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। So here the most important sulfur compounds are sulfur dioxide, sulfur trioxide and so on etc. हम कुछ भी कह सकते हैं कि जितने भी सल्फर के ऑक्साइड होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ सल्फर कंपाउंड। सो बात करते हैं सोर्सेज ऑफ सल्फर कंपाउंड।
कि सल्फर के जो कंपाउंड्स हैं उनके सोर्सेज कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल सोर्सेज नंबर 1 पे। कुदरत ने कौन कौन से सोर्सेज पैदा किए हैं सल्फर को कंपाउंड में जनरेट करने के लिए। नेचुरली अकरिंग सोर्सेज ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एमिटेड इन बैक्टीरियल डिके ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एंड इन वोल्केनिक गैसेस एंड फॉरेस्ट फायर। मतलब कि नेचुरल सोर्सेज में हमने जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की थी कि ये ऑर्गेनिक डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया जो है ऑर्गेनिक मैटर को जब डिकम्पोज करते हैं तो उसके रिजल्ट में भी सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के कंपाउंड्स रिलीज हो रहे होते हैं। यहाँ फिर हम वोल्केनिक एरप्शन की बात की, जब लावे फट रहे होते हैं तो उसमें से भी सल्फर कंपाउंड्स गैसेस रिलीज हो रही होती हैं। यहाँ फिर हम कह सकते हैं जब फॉरेस्ट फायर या जंगलात को आग लगती है तो उस रिजल्ट में भी हमारे पास सल्फर के कंपाउंड या सल्फर ऑक्साइड जनरेट हो रहे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल वे, यहाँ फॉसिल फ्यूल से सल्फर के कंपाउंड जनरेट होते हैं, ठीक है। इसमें बात करते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स इन द एटमॉस्फेयर इज वेरी स्मॉल बिकॉज ऑफ नेचुरल सोर्सेज। कि अगर हमने नेचुरल सोर्सेज की बात की तो उसमें तो बहुत ज्यादा लेवल पे बात की है कि सल्फर के कंपाउंड जनरेट हो रहे होते हैं, पैदा हो रहे होते हैं, लेकिन इन आर्टिफिशियल वे जब बात कर रहे हैं तो इस रास्ते से फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से बहुत कम वैल्यू पे हम बात कर सकते हैं ये सल्फर ऑक्साइड जनरेट कर रहे होते हैं एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ दोज कंपाउंड इमिटेड बाय फॉसिल फ्यूल्स कंबस्शन इन ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। मतलब कि जो कंसंट्रेशन हमारे पास होती है सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स की जो ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्रियल यूनिट में फॉसिल फ्यूल के चलने से पैदा हो रही होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अबाउट 80% ऑफ द टोटल सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज बाय द कंबस्शन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। मतलब कि कह सकते हैं जो 80% की हमारे पास सल्फर के कंपाउंड्स हैं वो एज ए सल्फर डाइऑक्साइड वो रिलीज हो रहे होते हैं बाय द कंबस्शन, जलने का प्रोसेस से, फ्रॉम द कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट। देखिए कोल हम कह सकते हैं कैलेंस में, भट्टियों में इस्तेमाल होता है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जितने भी ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, इनमें हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट जनरेट होते हैं। तो उनके रिजल्ट में भी हमारे पास सल्फर कंपाउंड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड जनरेट हो रहे होते हैं, प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब हमने देख लिया कि कैसे कैसे हम सल्फर कंपाउंड्स को हासिल कर सकते हैं, मतलब सोर्सेज ऑफ सल्फर कंपाउंड। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ सल्फर कंपाउंड। सल्फर कंपाउंड्स के इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास मेजर सल्फर कंपाउंड है सल्फर डाइऑक्साइड। इसके क्या इफेक्ट हैं? सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस हैविंग इरिटेटिंग स्मेल। मतलब कि ये कलरलेस बेरंग गैस होती है जिसकी स्मेल जो होती है बहुत ही इरिटेटिंग होती है, बहुत अजीब सी होती है। इट कॉज सफोकेशन, इरिटेशन एंड सिवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम टू द एस्थमेटिक पेशेंट। हम कह सकते हैं कि जो अस्थमा के मरीज होते हैं जिन्हें सांस की बीमारी होती है उनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट कर सकते हैं। सफोकेशन होती है, घुटन महसूस हो रही होती है, इरिटेशन, उकताहट हो रही होती है सल्फर डाइऑक्साइड के एनवायरनमेंट में आके। सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड विच डैमेज बिल्डिंग एंड वेजिटेशन। मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में पाई जा रही है, बेशक वो कुछ स्मॉल अमाउंट में मिनिमम लेवल पे पाई जा रही है, लेकिन जब वो बारिश के टाइम पे वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगी, सल्फर डाइऑक्साइड H2O के साथ इंटरेक्ट करेगी तो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आसमान से सल्फ्यूरिक एसिड बरस रहा है, H2SO4 बरस रहा है, तो उसके रिजल्ट में देखें बिल्डिंग्स तो डैमेज होंगी, जितने भी मुजस्मे होते हैं, जितने भी शाकार बने होते हैं, जैसे हम मिसाल के तौर पे बात कर लेते हैं ताजमहल, कितनी खूबसूरत इमारत है, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। अब आफ्टर द रिजल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जब रेन की शक्ल में उस पर गिर रहा होगा तो वो बिल्डिंग को डैमेज कर ही देगा, कि हेल्थ को स्पॉइल कर देगा। अब बात कर लें इफेक्ट्स के बाद हम कंट्रोल ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। टू कंट्रोल द पोल्यूशन बिकॉज ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इट इज नेसेसरी टू रिमूव सल्फर फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स बिफोर दे आर बर्न्ड। मतलब कि हम जो फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं हम उसमें से सल्फर कंपोनेंट्स को रिमूव करते हैं। अगर फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल करने से पहले तो हम सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जो इससे पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पूरी बात कर ली कि सल्फर कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर हमने बात कर दी सोर्सेज ऑफ सल्फर कंपाउंड, मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड के सोर्सेज कौन कौन से हैं, जिसमें नेचर में बात कर ली कि डिकेइंग ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर या वोल्केनिक इरप्शन या फायर फॉरेस्ट। तो ये 3 नेचुरल वेज हैं। लेकिन उसके बाद हम बात की बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, ये आर्टिफिशियल वे है। तो हमने देखा
देखा कि नेचुरल सोर्सेज में जो सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर कंपाउंड जनरेट होते हैं वो कम होती हैं, लेकिन इन द रिजल्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स उसके रिजल्ट में जो हमारे पास सल्फर ऑक्साइड आ रही है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड होगी, ये 80% ज्यादा हो रही है आफ्टर द कंबस्शन ऑफ कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मतलब कि फॉसिल फ्यूल के जलने के बाद 80% हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट होती है। और उसके रिजल्ट में हमने बात कर ली कि इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं हमारे पास। ये इरिटेटिंग स्मेल पैदा कर रही है, सफोकेशन होती है, मतलब घुटन महसूस हो रही होती है इसके एनवायरनमेंट में। और उसके अलावा जो हमारे पास अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मतलब सांस लेने की तंगियां पैदा कर रही होती हैं ये। और सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है वो हमने बात कर ली कि ये एसिड रेन की शक्ल में जमीन तक पहुंचती है और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, और वेजिटेशन, मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, जो वेजिटेबल्स ग्रो कर रही होती हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब हमने इसके कंट्रोल में बात की कि अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को, क्योंकि फॉसिल फ्यूल इज अ मेजर सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सो अगर फॉसिल फ्यूल्स को हम ट्रीट करके पहले ही उसमें सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट को रिलीज कर दे, निकाल लेते हैं, तो उसके बाद हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल बचते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड को जनरेट ही नहीं कर पाएंगे, प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। और अगर सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होंगे तो ये सारे जो हमारे पास इफेक्ट्स आए हैं, जो रिजल्ट आए, डिसएडवांटेजेस आए, ये पैदा ही नहीं होंगे। सो नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि नाइट्रोजन को हमने डिस्कस किया एज अ प्राइमरी पोल्यूटेंट, तो अभी डिस्कस करेंगे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन कौन से ऑक्साइड जनरेट कर रहा है एज एन पोल्यूटेंट। The main oxide of nitrogen which pollute the air are the nitrogen peroxide मतलब NO and nitrogen dioxide मतलब NO2। ठीक है, जो मेजर प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं ना नाइट्रोजन के, वो होते हैं हमारे पास नाइट्रोजन पेरोक्साइड NO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कौन कौन से सोर्सेज है जिससे हमें NO या NO2 हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग, मतलब कि बारिशों के दिनों में बात कर लेते हैं, जब थंडरिंग का प्रोसेस हो रहा होता है ना आसमान में, तब भी ये पैदा होती है। द नेचुरली अकरिंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड NO, मतलब कि नाइट्रोजन पेरोक्साइड होती है, जो नेचर से पैदा हो रही होती है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिकल थंडरिंग इन एयर, मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग इन एयर। जब बारिश के मौसम में आसमान में थंडरिंग हो रही होती है, उसके रिजल्ट में भी एनवायरमेंट में पाई जाने वाली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में इंटरेक्ट करती है और NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर देती है। ये तो है नेचुरल वे। अब दूसरा वे आर्टिफिशियल है, मतलब कि कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के जलने से भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड पैदा हो रहे होते हैं। इन द इंटरनल कंबस्शन ऑफ इंजन, मतलब इंजन में जो फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे होते हैं, और इन द थर्मल पावर स्टेशन, मतलब कि जो बिजली घर होते हैं उनके अंदर भी, एंड द फैक्ट्रीज वेयर द ह्यूज अमाउंट ऑफ द कोल इज बर्न इज अ बिग सोर्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, मतलब हम कह सकते हैं नाइट्रोजन पेरोक्साइड इन एयर। सो हमने बात कर ली कि जो हमारे पास आर्टिफिशियल वे है वो है कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो इंजन्स में भी जल रहे होते हैं, थर्मल पावर स्टेशन में भी जल रहे होते हैं, फैक्ट्रीज में भी जल रहे होते हैं, तो उसके रिजल्ट में बहुत ही ह्यूज लेवल, बहुत बिग लेवल होता है एज अ सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन पेरोक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड इन एयर, हवा में। अब नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन पेरोक्साइड इज आल्सो फॉर्म बाय द डायरेक्ट कंबस्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। अगर हम डायरेक्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की गैसेस को जलाते हैं तब भी हमारे पास नाइट्रोजन पेरोक्साइड मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कि इक्वेशन में बात कर लेते हैं, हमारे पास नाइट्रोजन है N2 और ऑक्सीजन है O2। जब हम इसे डायरेक्टली जलाते हैं तो हमारे पास 2 मोल NO बन जाता है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड बन जाती है। इन अनदर केस इट इज क्विकली रिएक्ट विद एयर टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे ही नाइट्रोजन पेरोक्साइड जनरेट होती है वो क्विकली हवा में रिएक्ट कर लेती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एज नाइट्रोजन पेरोक्साइड इज हाईली टॉक्सिक गैस, क्योंकि जो नाइट्रोजन पेरोक्साइड है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैस होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन N2 और O2 ऑक्सीजन ने इंटरेक्ट किया और नाइट्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और फौरन ही नाइट्रोजन पेरोक्साइड इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल। तो ये था हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड एज दी सोर्सेज इन द केस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट। अब बात करते हैं इफेक्ट्स क्या हैं, मतलब नाइट्रोजन पेरोक्साइड कैसे कौन कौन से नुकसान पहुंचा सकता है एनवायरनमेंट में। द मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन गैसेज एंटर इन द एयर थ्रू द ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट एंड चिमनी ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन एंड फैक्ट्रीज। अब नेचर में बात करें तो ऑटोमोबाइल्स में जो फॉसिल फ्यूल बर्न करने हैं उनसे, या फिर थर्मल पावर स्टेशन की चिमनियों से या फैक्ट्रियों
की चिमनियों से ये हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड आ रहे होते हैं, उनके मिक्सचर्स आ रहे होते हैं इन्वायरमेंट में। इट इरिटेट्स ब्रीथिंग पैसेज, मतलब कि सांस लेने का जो रास्ता होता है ना, ये उसे इरिटेट करता है, ये उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। These oxides form nitric acid as the combining with water vapors in air that is component of the acid rain। मतलब कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं, जो चिमनियों से निकल रहे हैं या फिर हम ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट के बाद निकल रहे होते हैं, ये जैसे ही हवा में जाते हैं तो हवा में वाटर वेपर्स भी पाए जा रहे होते हैं, तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड उन वाटर वेपर्स से इंटरेक्ट करता है और नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद वो नाइट्रिक एसिड जो होता है वो एसिड रेन की शक्ल में दोबारा जमीन पे आता है और जमीन को नुकसान पहुंचा रहा होता है। सो हमने पोल्यूटेंट्स देखे इस पूरे टॉपिक में। सबसे पहले पोल्यूटेंट्स में हमने बात कर ली कि पोल्यूटेंट्स क्या है, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं पोल्यूटेंट्स के। फिर हमने बात की कि इनके मेजर जो हमारे पास हैं फैक्टर्स टू डिटरमाइन द सिवियरिटी ऑफ पोल्यूटेंट्स, मतलब कि पोल्यूटेंट्स की शिद्दत को मेजर करने वाले फैक्टर्स डिस्कस किए, जिसमें हमने केमिकल नेचर ऑफ पोल्यूटेंट्स या कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट या परसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंसी को डिटरमाइन किया। उसके बाद हमने टाइप्स को डिस्कस किया कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। फिर हमने प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को एक्सप्लेन किया और वन बाय वन एलेबोरेट किया। फिर हमने प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में सबसे पहले ऑक्साइड ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन किया, उसके इफेक्ट्स एक्सप्लेन किए, और उसके बाद हमने ऑक्साइड ऑफ कार्बन में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट और फिर ग्लोबल वार्मिंग को एक्सप्लेन किया, और उसके बाद हमने बात की ऑक्साइड ऑफ सल्फर की, जिसके बाद हम एसिड रेन के रिजल्ट की कुछ बातें की, जिससे ये बिल्डिंग्स को स्पॉइल कर रहे हैं, ये वेजिटेशन को स्पॉइल कर रहे हैं, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को डैमेज कर रहे हैं। फिर हमने बात की ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की। तो ये हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिया द टॉपिक ऑफ पोल्यूटेंट्स। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपके लिए मददगार साबित हो। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, और अगर आप इस तमाम कोर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mksmathsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे विजिट करें। यहाँ पे आपको आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम डाटा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा, फ्रॉम द मैट्रिक टू मास्टर लेवल। Thanks to watch. If you have any query, you can find me in comment box, or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.